Hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover exercise numericals of chapter number 7 wave optics. So let's see question number 13 में क्या given है. White light consists of wavelength from 400 nanometer to 700 nanometer. What will be the wavelength range seen when white light is passed through a glass of refractive index 1.55? तो बेसिकली हमें यहाँ पर वेवलेंथ का रेंज दिया है विच इज़ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. बाकी आगे क्या हो रहा है वो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है. सो इनिशियली हमें कुछ ऐसा दिया है कि मान लो कि ये जो मीडियम है ऊपर ये एयर मीडियम है, ठीक है, और एयर मीडियम में जो वेवलेंथ का रेंज है, सपोज करो ये मैं वेवलेंथ 2 बना लेता हूँ और इसे मान लेता हूँ मैं लैम्डा 1 और इसे मान लेते हैं लैम्डा 2. और ये मीडियम क्या है, एयर. यानी इनिशियली जो वेवलेंथ रेंज हमें दिया है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, वो किस केस में है, वो एयर के केस में है. और हमसे बोला ये है कि अगर इसी को हम अगर ग्लास मीडियम के थ्रू पास करा दें, ठीक है, अगर ये ग्लास मीडियम के थ्रू पास होगा तो बताओ फिर इसका वेवलेंथ क्या होगा. यानी कि फिर हमें वहाँ पर अगेन लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ही निकालना है, लेकिन किसके केस में निकालना है, इन केस ऑफ मीडियम, ठीक है. और ये मीडियम क्या है, अपना ग्लास मीडियम है, और इस ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 13 में लिखते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन कंडीशन है. तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लैम्डा 1 इन एयर कितना गिवन है, 400 नैनोमीटर, ठीक है. उसके बाद लैम्डा 2 ले लेते हैं इन एयर और उसकी जो रेंज है दैट इज़ गिवन 700 नैनोमीटर, ठीक है. तो इनिशियली हमारा जो वेवलेंथ रेंज है वो एयर में है, बाद में वो कहाँ पर गया है, ग्लास मीडियम में. तो जब वो ग्लास मीडियम में जाएगा तो डेफिनेटली हमें पता है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाने पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाती है, राइट. तो यहाँ पर वेवलेंथ में भी क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेगा. तो वही रेंज हमें देखना है कि जब वो ग्लास मीडियम में जाएगी तो क्या रेंज देखने को मिलेगा वेवलेंथ का. तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू दी है 1.55. सो देयरफॉर हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, लैम्डा 1 इन ग्लास, ग्लास यानी कि हम बोल सकते हैं मीडियम, और हमें क्या निकालना है, लैम्डा 2 इन मीडियम, ठीक है. ये दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. जैसे हमें ये दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम रेंज बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का रेंज है. तो देखो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, दैट लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, राइट. यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेवलेंथ ऑफ मीडियम लाइट 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो पहली वेव को देखो, ये वाली वेव को, इस वाली वेव में पहले वो एयर मीडियम में ट्रैवल कर रही थी, बाद में वो मीडियम में ट्रैवल कर रही है. सो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा 1 इन एयर, और ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा 1 इन मीडियम, ठीक है. ये एक इक्वेशन बनेगा. दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, n इज इक्वल टू सिमिलरली लैम्डा 2 इन एयर अपॉन लैम्डा 2 इन मीडियम, ठीक है. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है लैम्डा 1 इन मीडियम एंड लैम्डा 2 इन मीडियम. सो देयरफॉर यहाँ से लैम्डा 1 इन मीडियम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी लैम्डा 1 इन एयर अपॉन n, ठीक है. अब इनकी वैल्यू को हमें पुटअप करना है और इसे सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं. सो देयरफॉर लैम्डा 1 इन मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा 1 एयर की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 400 नैनोमीटर. तो मैं इसे नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁹, और जो वेवलेंथ की वैल्यू है दैट इज 1.55. अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है. तो देखो यहाँ से आप लॉग एंटी लॉग का स्टेप अप्लाई कर सकते हो, या एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ उसे भी अप्लाई कर सकते हो, जिसे हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है. तो इसके लिए मैं इसे क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, इसे मैं लिखता हूँ 1.55 इंटू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4, और ये पावर हो जाएगा -7. तो देखो मैंने किया क्या, मैंने 400 था, तो यानी अगर ये 2 0 को मैं लूँगा तो ये क्या होगा, 10⁻², तो 10⁻² इससे कम हो जाएगा तो बचेगा क्या, 10⁻⁷, और यहाँ बचा 4. अब मेरे लिए आसान है क्योंकि देखो रेसिप्रोकल देखना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लॉग एंटी लॉग. तो मैं इसका रेसिप्रोकल देख लूँगा, उसका जो आंसर आएगा उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा. तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल देखोगे तो इसका कितना आंसर मिलेगा, 0.6452, ठीक है. और ये कितना है, 4 × 10⁻⁷. तब आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 = 8, 4 5 = 20, 0 2, 4 4 = 16 × 18
एंड 4 6 24 1 25, ठीक है। 1 2 3 4 5 4 के बाद डॉट इंटू 10 की पावर क्या है -7। तो जिसे हम अगर नैनोमीटर के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 258.08 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। देखो अगर आपने मीटर तक भी आंसर निकाल लिया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, उसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। बट सिंस हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में उसे आगे इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर लिया है तो वहाँ तक मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन ये कोई नेसेसरी स्टेप नहीं है बिकॉज अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। सो देयरफॉर इसे मैं अगर आगे और लिखूंगा तो क्या हो जाएगा ये 258.08 नैनोमीटर। तो ये हमें क्या मिल गया लैम्डा 1 इन मीडियम। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या आंसर मिला 258.08 नैनोमीटर। अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 258.06 नैनोमीटर विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्योंकि बुक में जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो एज़ पर कैलकुलेटर होते हैं और जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो एज़ पर लॉग टेबल बुक होता है, जिसकी वजह से पॉइंट में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आता है, बट उस डिफरेंस से आंसर में कोई गलत नहीं होता है। तो ये अपने को आंसर मिल गया इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम क्या निकाल लेंगे लैम्डा 2 निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर लैम्डा 2 इन मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सेम हो जाएगा लैम्डा 2 इन एयर और अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तो अब इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 700, राइट, नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आप याद रखना, ठीक है। नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपकी वैल्यू होगी उसे 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 1.55। देखो इसे भी हम वैसे ही कुछ करेंगे, मैं इसे लिख लेता हूँ 1.55, इसको लिखता हूँ 7 इंटू 10 की पावर -7। अब इसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, कितना वैल्यू मिला है 0.6452 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -7। अब आप सिंपली इसे क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। तो इसीलिए मैंने बताया कि आप इसे चाहिए तो लॉग एंटी लॉग की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो या रेसिप्रोकल के फॉर्मूले से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों तरीके आपके पास है, जो चाहिए आप उसे कर सकते हो। सो देयरफॉर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 2 14, 1 7 5 35 36, 3 7 4 28 3 31, 3 7 6 42, 3 कितना होगा 45, राइट। और 1 2 3 4 के बाद डॉट इंटू 10 की पावर -7। तो ये आंसर आपका इन टर्म्स ऑफ मीटर आ गया। लेकिन अगर मुझे इसे नैनोमीटर के टर्म्स में लिखना होगा तो यहाँ पर पावर -9 चाहिए, तो मैं 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 451.64 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। और हमें पता है 10 की पावर -9 को ही हम क्या बोलते हैं नैनो। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 451.64 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक रेंज, हमें क्या पता चला देयरफॉर हमें रेंज क्या मिली, यहाँ से देखो रेंज हमें मिल रहा है 258.08 नैनोमीटर से लेकर 451.64 नैनोमीटर, ठीक है। तो पहले हमें कितनी रेंज दी हुई थी, यानी जब ये वेवलेंथ एयर मीडियम में थी तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, लेकिन जैसे वो ग्लास मीडियम में आएगी तो उनका वेवलेंथ कम हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 458.08 नैनोमीटर टू 451.64 नैनोमीटर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है। The optical path of a ray of light of given wavelength traveling a distance of 3 cm in flint glass having a refractive index of 1.6 is same as that of traveling a distance of x cm through a medium having refractive index of 1.25, determine the value of x, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक सबसे पहले एक फ्लिंट ग्लास ले लेते हैं। इमेजिन करो कि ये आपका एक फ्लिंट ग्लास है, ठीक है। फ्लिंट ग्लास मतलब वही नॉर्मल ग्लास होता है, तो ये आपका क्या है फ्लिंट ग्लास है, राइट। और इस फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कि n1 है। और उसके बाद एक और वहाँ पर दिया है कि मान लो कि ये जो है ये कोई एक मीडियम है, ठीक है। लेट इट बी एनी मीडियम, कुछ भी हो सकता है, ये एक मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, ठीक है। और उसने यहाँ पर बोला है कि जब वो फ्लिंट ग्लास से जब वो लाइट वेव ट्रैवल कर रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी डिस्टेंस d दिया है अपने को, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। और जब वही लाइट मीडियम में जा रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है x सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल इज x
राइट, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम भी दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास की वैल्यू क्या है? तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें फ्लिंट ग्लास दिया है, मीडियम दिया है, फ्लिंट का ये जो डिस्टेंस है इसे थिकनेस भी बोलते हैं, ये कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और इसका x दिया है। फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। सो देयरफॉर देखो हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू ढूंढना है। अब ये x क्या है यहाँ पर, x इज द थिकनेस बोलो या डिस्टेंस जब लाइट इस मीडियम में ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल पाथ इन फ्लिंट ग्लास इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ इन मीडियम, क्योंकि ये हमें गिवन कंडीशन वहां पर दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। सो देखो अब हमें पता है ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला होता है n इंटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन मीडियम, ठीक है। क्या होता है n इंटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मीडियम। तो फ्लिंट ग्लास में कितना ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा ये, सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा n1 और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव ये कितना है d है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल पाथ इन मीडियम कितना होगा, ऑप्टिकल पाथ इन मीडियम क्या हो जाएगा n2 और इसका डिस्टेंस कितना है x है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आपको करना क्या, देखो हमें x की वैल्यू ढूंढना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी n1d अपॉन n2। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू n1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कितनी है n1 की वैल्यू, इट इज़ 1.6 और d जो है वो भी गिवन है, दैट इज 3 सेंटीमीटर अपॉन n2 की वैल्यू कितनी है 1.25। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4.8 अपॉन 1.25। अब यहाँ पर आपको लॉग एंटी लॉग का स्टेप अप्लाई करना होगा। तो जब आप लॉग एंटी लॉग अप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 3.84 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है। ए डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 589 नैनोमीटर एंड दैट आर 0.20 डिग्री अपार्ट। What is the angular fringe separation if the entire arrangement is immersed in water? यानी यहाँ पर हमें क्या बोला है कि पहले जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो अरेंजमेंट था वो एयर मीडियम में था, बाद में हमने क्या किया, उसे वाटर के मीडियम में रख दिया। तो वाटर के मीडियम में रखने से उसका एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखते हैं और इसे फाइंड आउट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या वैल्यू दिया है, वहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू दिया है 589 नैनोमीटर और उसके बाद हमें थीटा एंगल यानी कि एंगुलर सेपरेशन कितना दिया है, इट इज़ 0.20 डिग्री अपार्ट, ठीक है। ये हमारा कंडीशन कब है, जब एयर मीडियम में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंज किया गया है। अब अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम वाटर में अरेंज कर देते हैं तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि ये एंगुलर सेपरेशन क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इसे मैं 1 मान लेता हूँ, इसे लैम्डा 1 मान लेता हूँ और इसे हम क्या मान लेते हैं 2। और ये बेसिकली मीडियम जो होगा वो क्या होगा, वाटर मीडियम होगा। तो थीटा 2 एंगल हमें फाइंड आउट करना है और जबकि यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है 1.33। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन है। सो देयरफॉर एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन, देखो एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स, और जो कि सेम रहने वाला है चाहे वो एयर में हो चाहे वाटर में हो। तो ये तो नहीं चेंज होगा, चेंज क्या होगा, आपका थीटा एंगल चेंज होगा और वेवलेंथ चेंज होगा। तो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं एयर मीडियम के केस में थीटा एंगल 1 और लैम्डा 1, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और हमें पता है कि जब हम इस अरेंजमेंट को वाटर में सेटअप करेंगे तो थीटा 2 क्या बनेगा, थीटा 2 इज इक्वल टू सेम रहेगा, ये हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लैम्डा 2 जो है ये हम कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ पर सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है, एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लैम्डा 2 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा 1 बाई एन। तो हम क्या करेंगे, इस लैम्डा 2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 1 अपॉन डी। अब डी क्या है, देखो थर्ड टर्म है तो थर्ड सेकेंड के साथ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन एन डी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2।
बस फ्रॉम 1 and 2 कर सकते हैं हम लोग। सो देयरफॉर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, अगर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन एन डी अपॉन लैम्डा 1 अपॉन डी। अब यहाँ से देखो क्या कैंसिल होगा, लैम्डा 1 से लैम्डा 1 कैंसिल और डी से डी कैंसिल। तो फाइनली हमें थीटा 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, इट विल बी थीटा 1 बाई एन। थीटा 1 की वैल्यू क्या है 0.20, मतलब कि 0.2 ही हुआ, और ये क्या है 1.33। अब इसे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर लॉग एंटी लॉग लगाना आप ज़रूरी नहीं है, आप इसका इस तरीके से अरेंजमेंट कर लो 1.33 इंटू 0.2। अब आप इसका क्या करो, रेसिप्रोकल देख लो, जो आंसर आएगा उसे आप 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। सो देयरफॉर इसका जब हम रेसिप्रोकल देखेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें 0.7576 और इंटू क्या है 0.2। तो बस हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 6 12 1 14 1 15 1 10 1 11 1 और ये कितना हो जाएगा 15, और 1 2 3 4 5 के बाद डॉट, तो 1 2 3 4 5 यानी कि हो जाएगा 0.15152, जिसे अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 0.15 और यूनिट हो जाएगा इसका डिग्री। तो इस तरीके से आप इस आंसर को सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान क्या देना है कि पहले हमारा जो केस था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट का, वो एयर में था, बाद में हमने उसको किस में इमर्स कर दिया, वाटर में। तो जब एयर में था तो वेवलेंथ इतना था और उसका एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन इतना था। बाद में जब हमने उसे वाटर में रख दिया तो हमें पता करना था कि उसका एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन कितना होगा, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दिया था 1.33। तो हमने यहाँ पर किया क्या कि एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई किया तो अपने को थीटा 1 की वैल्यू क्या मिली, लैम्डा 1 अपॉन डी। सिमिलर पैटर्न से इसमें भी अप्लाई करेंगे, बट सिंस हमें यहाँ पर लैम्डा 2 तो गिवन नहीं था, तो हमें क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो यहाँ से हमें लैम्डा 2 की वैल्यू क्या मिली, लैम्डा 1 बाई एन, और इस लैम्डा 2 की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया तो हमें ये आंसर मिल गया, और हमने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर हमें चाहिए थीटा 2, तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई 1, तो हमें फाइनली क्या मिला, थीटा 1 बाई एन, और इसकी वैल्यू पुटअप करके हमने आंसर निकाल लिया। तो यहाँ पर एंगुलर सेपरेशन हमें कितना मिल रहा है, 0.15 डिग्री। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है। In a double slit arrangement, the slits are separated by a distance equal to 100 times of wavelength of light passing through the slit. A. What is the angular separation in radians between the central maximum and adjacent maximum? और B में हमें क्या फाइंड आउट करना है, What is the distance between these maxima on a screen which is 50.0 centimeter from the slit? तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन देखते हैं, और गिवन कंडीशन में हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और उस डबल स्लिट अरेंजमेंट में स्लिट का जो सेपरेशन दिया हुआ है वो कितना दिया है, 100 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिखते हैं। अब गिवन कंडीशन में क्या दिया है, दैट द डबल स्लिट अरेंजमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, यानी जो स्लिट का सेपरेशन है इट इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो d इज इक्वल टू 100 लैम्डा मिल गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है थीटा, ठीक है। थीटा मतलब कि एंगुलर सेपरेशन फाइंड आउट करना है, और सेकेंड के केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन। डिस्टेंस मतलब कि y फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आप NCERT या किसी दूसरी बुक में देखोगे तो वहाँ पर y को x से भी डिनोट किया होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, बिकॉज कुछ बुक में x से डिनोट किया जाता है, कुछ बुक में y से डिनोट किया जाता है। तो हमें y निकालना है, जबकि डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन दिया है 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन है। तो अब देखो ये थीटा एंगल है, बेसिकली जो हमें एंगुलर सेपरेशन बताना है वो क्या है, जो गिवन कंडीशन है उसमें दिया है कि सपोज करो अगर ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है तो ये आपका क्या है, एडजेसेंट मैक्सिमा है। तो इसके बीच का हमें डिस्टेंस y निकालना है, और साथ ही साथ में हमें सेपरेशन डिस्टेंस थीटा निकालना है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है। तो देखो सेपरेशन डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमें पता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाई डी, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो देयरफॉर ये बहुत आसानी से आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम ऐसे ही रखेंगे। डी की वैल्यू हमें गिवन है, इट इज़ 100 लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसल, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/100। 1/100 का मतलब क्या होता है, 0.01, और यूनिट हो जाएगा रेडियन।
तो ये हमें मिल गया एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड एडजेसेंट मैक्सिमम। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सेपरेशन डिस्टेंस, कि दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है। तो देखो सेपरेशन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो ऐसे ही लग देंगे। d हमें दिया है, कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, और स्मॉल d की वैल्यू कितनी है 100 लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये क्या बचा 5 से अगर मैं कट करूँ तो 1/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल गया। तो दोनों के बीच का सेंट्रल मैक्सिमा और एडजेसेंट मैक्सिमा के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है। अनपोलराइज्ड लाइट विथ इंटेंसिटी I0 is incident on two polarides. The axis of the first polaroid makes an angle of 50 degree with the vertical and the axis of the second polaroid is horizontal. What is the intensity of light after it has passed through the second polaroid? तो इसे समझने के लिए हमें डायग्राम से ही समझना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या गिवन कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन में क्या है कि दो पोलराइड्स हैं। तो दो पोलराइड्स हैं और यहाँ पर ये बोला है कि जो पहला पोलराइड है उसका जो वर्टिकल एक्सिस से वो 50 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, यानी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सिस है। और जो दूसरा पोलराइड है वो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो पोलराइड हैं, यानी कि अगर मैं इसका ट्रांसमिशन एक्सिस बनाऊं तो ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ये होगा। ठीक है, और इसका तो यही रहेगा ट्रांसमिशन एक्सिस। और ये जो एंगल दिख रहा है हमें ना, ये यहाँ पर गिवन है हमें 50 डिग्री। ठीक है, ये मान लो पोलराइड 1 है और ये पोलराइड 2 है। ठीक है, अब आगे देखो, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये एंगल क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या बोला है कि मान लो अगर हम एक अनपोलराइज लाइट को, तो यहाँ पर क्या होगी आपकी अनपोलराइज लाइट है, ये सपोज करो क्या है अनपोलराइज लाइट है। इस अनपोलराइज लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है I0। तो हमें ये बोला है कि जब हम किसी अनपोलराइज लाइट को किसी पोलराइड से पास करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जब पोलराइड 2 से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो पहले हम ये केस समझेंगे कि जब एक अनपोलराइज लाइट को एक पोलराइजर से पास करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट is passed through polarizer, its intensity becomes half। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब भी किसी हम अनपोलराइज लाइट को किसी पोलराइजर से पास करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। अब वो अभी फिलहाल ये डिपेंड नहीं करेगा कि ये कितने एंगल पे रखा हुआ है, ये किसी भी एंगल पे रखा होगा चलेगा, लेकिन जब ये लाइट अनपोलराइज लाइट एक पोलराइजर से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। तो यानी कि अगर यहाँ से I0 है तो यहाँ पर जो लाइट अपने को मिलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी I0/2। ठीक है, और फिर जब हम इस I0/2 इंटेंसिटी की लाइट को सेकेंड पोलराइजर से पास करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अब हम यूज करेंगे बाय मेलर्स लॉ। सो देयरफॉर फ्रॉम मेलर्स लॉ क्या फॉर्मूला मिलता है, I' इज इक्वल टू I इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जब यहाँ से इंटेंसिटी कितनी थी I0, पहले पोलराइजर से पास हुई तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई हाफ। अब हमें ये बताना है कि जब वो सेकंड पोलराइड से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। और जबकि इस पोलराइजर को अगर इस पोलराइजर के कंपेयर में हम देखें तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो जो नई इंटेंसिटी ऑफ लाइट बनेगी वो कितनी हो जाएगी, ये तो हमें पता है I0/2, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है 40। तो ये हमें क्या मिल गया आंसर। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग द सेकेंड पोलराइजर इज I0/2 cos स्क्वायर 40। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है। In a biprism experiment, the fringes are observed in the focal plane of eyepiece at a distance of 1.2 meter from the slit. The distance between the central bright band and the 20th bright band is 0.4 centimeter.
तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू द बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, इसके लिए हम गिवन कंडीशन साथ ही साथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि आई पीस और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 1.2 मीटर। तो देखो आई पीस यानी कि स्क्रीन, ठीक है, जहाँ पे स्क्रीन होती है वहीं पे आई पीस होती है। तो हमें यहाँ पर स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है बेसिकली, तो हमें यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू दिया है 1.2 मीटर, जिसे हम अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 18। आगे गिवन कंडीशन क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड यानी कि जो हमें पैटर्न देखने को मिलेगा, तो सपोज करो ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट, और सेंट्रल ब्राइट से जो 20th ब्राइट बनेगा, मान लो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका 20th ब्राइट, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, y, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। कितनी गिवन है इसकी वैल्यू, इट इज़ गिवन दैट 0.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, ठीक है। y को किसी किसी बुक में x से भी डिनोट करते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और आगे क्या गिवन है, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाई प्रिज्म एंड द आई पीस। अब हम क्या करते हैं, बाई प्रिज्म और आई पीस के बीच में कॉन्वेक्स लेंस को रख देते हैं। तो इसके आगे का पार्ट समझने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा बाई प्रिज्म का। तो डायग्राम बनाते हैं और फिर समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एक दो सोर्स ऑफ लाइट होगी, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और सामने यहाँ पर क्या है, स्क्रीन, ठीक है। अब होगा क्या कि स्लिट 1 से एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, स्लिट 2 से एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, और ये बेसिकली कॉर्नर पे इंसिडेंट होगी, और ये इंसिडेंट होने के बाद यहाँ चली जाएगी, और ये इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा के यहाँ मिला देंगे, और दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास होके यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर इनकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो देखो स्लिट के बीच का डिस्टेंस हमें पता है डी से डिनोट करते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ना, यही हमारा आई पीस है, जिसे हम स्क्रीन बोलते हैं या आई पीस बोलते हैं। तो अब देखो इसको हमने S1 लिया है, तो मैं इसे ले लेता हूँ S1 डैश, और इसे S2 लिया है तो इसे ले लेते हैं S2 डैश, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इमेज बनेगी, और इसकी वजह से यहाँ पर इमेज बनेगी। अब हमें पता है कि ये जो लेंस रखा हुआ है, तो लेंस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा आगे का, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं V का मतलब इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो स्लिट है ना, ये स्लिट एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा आपका वो क्या हो जाएगा, U। तो अब देखो गिवन कंडीशन क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाई प्रिज्म एंड द आई पीस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और आई पीस, यहाँ ये आपकी आई पीस है, ये आप याद रखना, ठीक है। आई पीस और कॉन्वेक्स लेंस का जो डिस्टेंस दिया है वो 90 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली वो इमेज डिस्टेंस हमें दिया है, कितना है, 90 सेंटीमीटर। और स्लिट के बीच का और आई पीस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, d, जिसे हम डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन कहते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, 120 सेंटीमीटर। तो अगर ये पूरी लेंथ 120 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ 90 सेंटीमीटर है, तो ये u लेंथ कितनी हो जाएगी, इट विल बी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट लेंथ है, ये इमेज डिस्टेंस है, और ये क्या है, d का मतलब हो गया स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, या हम बोल सकते हैं स्लिट और आई पीस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन है। और आगे क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर एक इमेज आपकी बनेगी, एक इमेज यहाँ पे बनेगी, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें मान लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, d है, d डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो d1 ले लो, तो ये हो जाएगा d1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नीफाइड इमेज, एक यहाँ पर इमेज बन रही है, एक यहाँ पर इमेज, और वो कितनी गिवन है, 0.9 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, एंड वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट यूज, कि हमने कितनी वेवलेंथ की लाइट यूज की होगी इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सो देयरफॉर देखो हमें पता है डिस्टेंस ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है yn इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई स्मॉल d, ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू 20 है, d हमें पता है और yn भी हमें पता है विच इज 0.4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यहाँ पर स्मॉल d की वैल्यू पता नहीं है। तो स्मॉल d के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो,
मैं इसको लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब क्या होगा, हमें यहाँ पर मैग्निफिकेशन दिया है तो हमें याद होगा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सो देयरफॉर लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज क्या है d1 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है d, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख देता हूँ d1/d। ठीक है, और हमने एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर होता है, v/u के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम स्मॉल d निकाल लेंगे और उस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करके फिर हम लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब देखो हमें d निकालना है, तो d क्या हो जाएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा ud1/v। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो इसकी वैल्यू को हम पुटअप करके ये फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देयरफॉर देखो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, u तो हमें पता है, u की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 30 सेंटीमीटर। और जो d1 है, d1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 0.9, तो ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, अपॉन में देखो v की वैल्यू कितनी गिवन है, इट इज़ गिवन 90, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 90। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ से ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.1, और इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। तो ये हमें ये वाली डिस्टेंस मिल गई। ठीक है, कितनी डिस्टेंस मिली हमें 0.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे और हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैं डायग्राम को यहाँ से रब कर देता हूँ, क्योंकि फाइनली हमें पता चल चुका है कि क्या करना है। ठीक है, देखो सो देयरफॉर yn इज इक्वल टू, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो हम जब रीअरेंज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, रीअरेंज करने पर ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू y/d अपॉन ये क्या हो जाएगा n, और ये कैपिटल D। अब हम वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो yn की वैल्यू कितनी है 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4। उसके बाद d कितना हमें मिला है 0.3, n कितनी गिवन है 20, और कैपिटल D की वैल्यू क्या है 120 सेंटीमीटर। हमने इसीलिए कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि ये मीटर में दिया था, बाकी सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो सब को मीटर में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि हम किसी एक को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। अब ध्यान से देखो इसको, अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखे, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ध्यान से देखना इसे हम कैसे करते हैं। याद रखो जब भी आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो जीरो को हटाने की कोशिश करो और पॉइंट को हटाने की कोशिश करो, और उसको आप क्या करो, पावर के फॉर्म में लिख दो। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे लिखता हूँ 4 × 3। मैंने क्या किया, एक डिजिट इधर शिफ्ट किया, एक डिजिट इधर शिफ्ट किया, तो पावर कितना हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, नीचे देखो मैं क्या करूँगा, इसे लिखता हूँ 2 × 12। मैंने क्या किया, एक डिजिट दो डिजिट, तो ये पावर कितना हो जाएगा 10⁻²। अब देखो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3 4 4 4 तो बचा क्या 1/2 × 10⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4। अब हमें पता है इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर। अब देखो आप चाहिए तो यहीं पर फिनिश कर सकते हो आंसर को, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे टेक्स्ट बुक से मैच कर जाए तो उसके लिए हम इसे और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं इसे आगे करता हूँ, इसे ऐसा लिख लेता हूँ 5 × 10⁻⁷ मीटर। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इसे एमस्ट्रॉम के टर्म में लाना है तो हमें पता है 1 एमस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻10 मीटर। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ 500, यानी ये 5000 × 10⁻10, जिसे फाइनली हम लिख सकते हैं 5000 एमस्ट्रॉम। तो ये हमें फाइनल आंसर मिल गया। बट ये आंसर लाना कोई कंपलसरी नहीं है, जब तक कि क्वेश्चन में ये पूछा ना हो। तो अगर आपका आंसर सेंटीमीटर तक आ जाता है दैट इज़ इनफ, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बुक से हमारा आंसर मैच कर जाए तो फिर हम ये स्टेप को फॉलो करके इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल का आंसर बताना है।